हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विद सना में। तो देखिए, आज से हम अपनी जूलॉजी का फर्स्ट पार्ट और उसका फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज उसका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए हम आज से अपना फर्स्ट टॉपिक तैयार करते हैं। हमने मैक्सिमम देखा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो हम अपने इन बच्चों के लिए जूलॉजी और बॉटनी की हिंदी मीडियम की क्लासें लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोटोजोआ का। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद में हम प्रोटोजोआ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसके बाद हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ का। तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ के साथ नोट्स को समझाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकोगे। तो देखिए, सबसे पहला है प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक अति सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद में दिया है, और इन्हें वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति के अनुसार प्रोटिस्टा जगत जगह में रखा गया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, ये साधारणतः आद होते हैं। आद का मतलब होता है प्राइमेटिव यानी पुराने। विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं तथा गतिशीलता के कारण जीव के रूप में माना जाता है, यानी इनकी जो लोकोमोशन होता है उसके कारण इन्हें जीव माना जाता है। प्रोटोजोआ की सूचना हमें सबसे पहले ल्यूवन हॉक ने 1977 में दी थी। फिर प्रोटोजोआ शब्द 1917 में गोल्डफस द्वारा दिया गया था। उनके अध्ययन की शाखा को, यानी प्रोटोजोआ के अध्ययन की शाखा को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। देखिए, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसे ऐसा करते हैं, प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। आइए हम समझाते हैं एक कोशिकीय किसे कहते हैं। तो एक कोशिकीय का अर्थ होता है जिसमें ओनली वन सेल हो, यानी वन सेल हो, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं या फिर एक कोशिकीय कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक आप जानते होंगे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी सेल होती हैं, और यूकैरियोटिक यानी नई सेल होती हैं। अति सूक्ष्म होते हैं यानी बहुत छोटे होते हैं। वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति, यानी हमारा जो एनिमल है उसको हमने 5 जगत पद्धति में बांटा है। 5 जगत पद्धति में बांटा है, जिसकी 5 जगत पद्धति के एक जगत है जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत, तो उसमें इसे रखा गया है। फिर साधारण आहार होते हैं, प्राइमेटिव होते हैं, विषमपोषी पोषण होता है इनमें, गतिशीलता के कारण जीव के रूप में माने जाते हैं। प्रोटोजोआ की सूचना सबसे पहले ल्यूवन हॉक ने दी थी। गोल्डफस ने इसको टर्म दिया, और इसकी अध्ययन यानी इसकी स्टडी की शाखा को, यानी ब्रांच को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। तो आइए अब हम इसके प्रोटोजोआ के कैरेक्टर देखते हैं। देखिए, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट ये जो मैंने आपको सिलेबस दिया था बुक का, उसमें ये मेंशन नहीं है। बट ये जो न्यू पॉलिसी अब आई है, जो न्यू सिलेबस आया है अब, उसमें ये टॉपिक दिया है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ है, जिसमें वासस्थान यानी हैबिटेट है। देखिए, इसकी हैबिटेट देखते हैं कि प्रोटोजोआ कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। तो ये सभी जलीय वासस्थानों तथा स्थलीय नम स्थानों में पाए जाते हैं। मतलब जलीय वासस्थानों, जो जल होता है उसमें भी पाए जाते हैं, और स्थलीय, स्थल का मतलब होता है ज़मीन, नम होता है, नम का अर्थ होता है ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी है, थोड़ी बहुत पानी की मात्रा हो, स्थानों में पाए जाते हैं। इसमें कई सहभोजी का मतलब होता है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जुएँ होती हैं, तो जुएँ हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करती हैं, बट हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, कोई बीमारी नहीं करती हैं। इसी प्रकार से ये सहभोजी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। परजीवी का मतलब ये दूसरे के शरीर पर भी रहते हैं
और ये दूसरे से लाभ भी लेते हैं और लाभ पहुंचाते भी हैं। ये इसकी हैबिटेट हो जाएगा। इसके बाद में इसकी आकृति और इसका आकार यानी शेप एंड साइज़। तो प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, स्पिंडल आकार का, घंटी आकार का, जैसे अनियमित होते हैं। इसके बाद में आमतौर पर इनकी रेंज 1 माइक्रोन से 5000 माइक्रोन तक होती है और इनके शरीर का जो संगठन होता है प्रोटोप्लाज्मिक उपकोशिकीय ग्रेड होता है। मतलब इनकी जो रेंज होती है, रेंज यानी इनका जो आकार होता है वो 1 माइक्रो से 5000 माइक्रो तक होता है। और इनके शरीर का संगठन प्रोटोप्लाज्मिक होता है, यानी प्रोटोप्लाज्मा पाया जाता है इसमें। प्रोटो यानी प्राइमेटिव यानी पुराना, प्लाज्मा यानी जो प्लाज्मा होता है और उपकोशिकीय ग्रेड होता है। देखिए, हम आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करेंगे और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं और सभी नोट्स को अच्छे से लिखकर और रिवाइज करते हैं बार बार, तो आप बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और ये आपको आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं आप तीसरा टॉपिक जिसका है कवरिंग है। पहला हमने हैबिटेट देखा, दूसरा हमने इसकी शेप एंड साइज देखा। अब देखेंगे तीसरा टॉपिक। तो ये तीसरा टॉपिक में कवरिंग है। तो इसमें ये एक कोशिकीय नग्न होते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय नग्न होते हैं, जैसे अमीबा में। दूसरा, एक दृढ़ नॉन सेल्यूलोलिक पेलिकल इनके ऊपर होती है, जैसे पैरामीशियम में। और विभिन्न प्रकार के बाह्य कंकाल भी होते हैं, जैसे हमने घोंगा देखा है, घोंगा में जो उसकी ऊपर की कवरिंग होती है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ में होता है। तो बाह्य कंकाल भी होते हैं, जैसे फोरामिनी फेरेंस में, इससे ढके होते हैं ये बाह्य कंकाल से। फिर कुछ कठोर चूने या सिलियस वाले आवरण होते हैं। मतलब कुछ कठोर चूना होता है, चूना जैसा आवरण होता है इनके ऊपर, और सीलियस आवरण वाले होते हैं। जैसे अंडे के ऊपर चूने का आवरण होता है, इसी प्रकार से किसी प्रोटोजोआ के ऊपर चूने का आवरण होता है और सीलियस आवरण वाले होते हैं। सीलिया होते हैं ना, सीलिया ऐसे छोटे छोटे ऐसे रेशे से, उस प्रकार से आवरण वाले होते हैं। अब चौथा लोकोमोशन हो जाएगा। लोकोमोशन का अर्थ होता है गतिशीलता, यानी वो इधर उधर जो भागते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पानी में ऐसे से भागते हैं, इसी प्रकार से वो भी लोकोमोशन करते हैं और प्रोटोजोआ भी लोकोमोशन करते हैं। तो देखिए, लोकोमोशन ही किसकी मदद से करते हैं, तो ये कसाब यानी फ्लैजेला, सीलिया, पदाब तथा परिसर्पण के माध्यम से गतिमान होते हैं। जैसे अमीबा होता है, तो अमीबा पदाब यानी स्यूडोपोडिया उत्पाद की सहायता से लगभग 0.02 से लेकर 0.03 मिमी प्रति मिनट की गति से गति करता है। ये अमीबा की गति है जो 0.02 से लेकर 0.03 मिमी प्रति मिनट की गति से गति करता है। तो आइए हम इसके न्यूक्लियस देखते हैं। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक की सामान्यतः एक केंद्रिकीय होते हैं। एक केंद्रिकीय यानी एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें से कई में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। जैसे पैलोमिक्सा में, पैरामीशियम में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इसके बाद में हमारा संकुचनशील धानी होती है। जैसे सपोज कीजिए जैसे हमारा ये है प्रोटोजोआ। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा प्रोटोजोआ, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसका, सबसे पहले इसके रहने की जगह देखेंगे। सबसे पहले इसके हम रहने की जगह देखेंगे। जगह यानी जैसे बास स्थान पहले देख लिया हमने। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम इसका आकार देखेंगे कि क्या आकार है इसका। फिर तीसरी चीज़ क्या देखी हमने इसमें, फिर तीसरी चीज़ हमने इसमें न्यूक्लियस देखा, इस तरह से कि एक न्यूक्लियस है या फिर एक से अधिक न्यूक्लियस हैं। अब तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, सपोज करना। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले इसका हमने वास स्थान देखा, कहाँ रहता है। सेकंड चीज़ हमने इसकी हमने शेप एंड साइज देखा। थर्ड चीज़ हमने इसका न्यूक्लियस देखा। फोर्थ चीज़ हम इसकी वैक्यूल्स देखेंगे। वैक्यूल्स एक छिद्र के रूप में होता है जिससे ये पानी बाहर निकालते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, ये छिद्र के रूप में होता है। तो हम इसका एक प्रकार से इसकी इमेज माइंड में बना कर देखिए
कि हमने सबसे पहले वासस्थान देखा, फिर उसके बाद में हमने उसका साइज एंड शेप देखा, फिर एक न्यूक्लियस देखते हैं, एक है अनेक है, और इसके बाद में हम वैक्यूल देखेंगे। अब वैक्यूल देखेंगे तो देखिए वैक्यूल का जो वर्क होता है ये परासरण के साथ साथ उत्सर्जन के लिए स्वच्छ जल के रूप में होते हैं। यानी ये अपने अंदर का जो वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जैसे हमारे अंदर भी होता है, तो वो वैक्यूल्स के माध्यम से निकालते हैं। तो ये वैक्यूल्स होती हैं, ये नोट्स में मेंशन नहीं है, आप लिखिए कि ये वैक्यूल्स न्यूक्लियस के पास होती हैं। दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए। तीसरा, यदि इन वैक्यूल्स का अभाव होता है तो प्रोटोजोआ के फटने का डर रहता है, कि यानी उसके अंदर पानी भर जाएगा और वह फट जाएगा। इसके बाद 7वां पॉइंट देखिए इसका, न्यूट्रिशन। पोषण का सामान्य प्रकार भक्ष्य पोषित या भक्ष्य पोषित, अंतःग्रहण या होलोजोइक है। दूसरा, पोषण के अन्य प्रकार मृत पोषित है, परजीवी है, जैसे मोनोसिस्टस है। मोनोसिस्टस में होता है, मतलब ये बोला गया है कि पोषण का जो सामान्य प्रकार होता है वो भक्ष्य पोषित होता है, अंतःग्रहण होता है और होलोजोइक प्रकार का होता है। फिर पोषण के अन्य प्रकार जैसे मृत पोषित होते हैं, परजीवी होते हैं। मृत पोषित जो मरी हुई चीज़ों पे उगते हैं, और परजीवी जो दूसरों के ऊपर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे कि मोनोसिस्टस में यही होता है। जैसे अमीबा होता है, उसमें होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। अब इसकी उत्तेजनशीलता देखते हैं। उत्तेजनशीलता जैसे है, अमीबा विभिन्न बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये उत्तेजनाओं को प्राप्त करने और तदनुसार प्रतिक्रिया दिखाता है। मतलब जैसे बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति, जैसे मान लो कि कोई केमिकल है, अब जो प्रोटोजोआ है वह उस केमिकल के प्रति क्या होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, तो हम इसको कीमोटैक्सिस कहते हैं। इसी प्रकार से अमीबा विभिन्न बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, और इन उत्तेजनाओं को प्राप्त करने और तदनुसार प्रतिक्रिया देता है। तो ये इसकी उत्तेजनाएं हो जाएंगी। जैसे मान लो हम अगर हमारे ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है तो हम उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर सर्दी ज़्यादा लगती है हमें तो हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। इसी प्रकार से ये प्रोटोजोआ होता है, इसके ऊपर कुछ उत्तेजनशीलता या फिर कुछ इफेक्ट पड़ता है तो ये प्रतिक्रिया देता है, तो इसे हम इसकी उत्तेजनशीलता कहते हैं। फिर इसका श्वसन, यानी शरीर की सतह के माध्यम से ये जीव और उनके पर्यावरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन बाहर से लेती है, और अधिक होती है तो बाहर कर देती है। इसी प्रकार से इनकी बॉडी होती है कि ये पूरी तरह से जो है अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं। फिर इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये द्विधारी विखंडन करते हैं, बहुविखंडन करते हैं, मुकुलन करते हैं, बीजाणु जनन द्वारा करते हैं, बहुबीजाणु जनन करते हैं। तो इनमें ये विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, बहुबीजाणु जनन, इस तरह से इनमें अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें युग्मकों संयुग्मकों के द्वारा संयुग्मकों के संलयन के माध्यम से, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो युग्मक होते हैं, यानी जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से, तो इनमें फिजन होगा आपस में, तो ये इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से। तो इसमें युग्मकों में फिजन होता है, यानी संलयन के माध्यम से किया जाता है, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संलयन के माध्यम से होता है। जैसे युग्मक गठन अनुपस्थित होमोगैमी होता है, जो युग्मक गठन होता है इसमें तो वो अनुपस्थित होता है, यानी होमोगैमी होता है। तो आप इस नोट्स को तैयार कीजिए अच्छे से, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपको आगे भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू।